क्वेश्चन आवर की शुरुआत आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उनसे करेंगे। भारी बहुमत से मिली जीत के बाद अब बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में शानदार सफलता हासिल की है। नगर निगम की 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया है, जिस पर बीजेपी ने लखनऊ में आतिशबाजी करके जश्न मनाया। लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में बीजेपी की जीत का जश्न कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया। तो यूपी में योगी पास नहीं अव्वल आए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों के ऐलान के साथ ही बीजेपी झूम रही है, लेकिन बीएसपी के लिए भी इसमें खुश होने के मौके दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए नतीजे बहुत कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले नजर निकाय चुनाव के नतीजों पर डाल लेते हैं, किस तरीके के नतीजे रहे हैं और क्या क्या खास रहा है। मेयर पद के लिए कुल 16 जगहों पर वोट डाले गए, जिसमें से 14 बीजेपी ने जीत लिए, तो वहीं बीएसपी ने 2 सीटें जीती है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। 5 शहर जिनमें गाजियाबाद, मथुरा, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर है, इनमें कांग्रेस नंबर 2 पर रही है। वहीं 3 शहरों आगरा, झांसी और सहारनपुर में बीएसपी नंबर 2 पर रही। 5 शहर इलाहाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली, लखनऊ में समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही। वहीं 2 सीटों जिनमें अलीगढ़ और मेरठ है, दोनों पर ही बीजेपी नंबर 2 पर रही है। इधर फिरोजाबाद में एआईएमआईएम के उम्मीदवार नंबर 2 पर रहे। सबसे कम अंतर वाली सीट अगर बात करें तो सहारनपुर, जहां पर जीत और हार का फैसला बहुत कम अंतर से हुआ, और सबसे ज्यादा वोटों से हार जीत का फैसला गाजियाबाद में हुआ है। गाजियाबाद में आशा वर्मा ने कांग्रेस की डॉली शर्मा को 1,63,665 वोटों से हरा दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अगर बात करें तो चुनाव में बीजेपी की जीत साफ दिखती है। 438 सीटों के लिए हुए चुनाव में अब तक 437 के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने 100 पर कब्जा किया, बीएसपी 45 पर जीत दर्ज की, समाजवादी पार्टी 83 पर, कांग्रेस 17 पर और अदर्स के खाते में 192 सीटें आई हैं। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव की बात कर लेते हैं। इसमें 198 सीटें थी, जिनमें 191 के नतीजे सामने आ चुके हैं। इसमें बीजेपी ने 67, बीएसपी ने 27, समाजवादी पार्टी ने 45, कांग्रेस ने 9 और अदर्स के खाते में 43 आई है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टेस्ट माना जा रहा था, तो यकीनी तौर पर योगी सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और अब पार्टी की नजर गुजरात चुनाव के साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी टिक गई है। कहीं पटाखों का शोर है, कहीं नारेबाजी पर जोर है। यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई तो बीएसपी को भी मुस्कुराने का मौका मिला। सत्ता संभालने के बाद पहली अग्नि परीक्षा में योगी आदित्यनाथ का दम दिखा है। लखनऊ से लेकर तमाम बड़े शहरों के नगर निगम बीजेपी की झोली में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव सबकी आंखों को खोलने वाला है। खासतौर पर जो लोग गुजरात के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यूपी में बीजेपी की जीत के मायने क्या है, वो इन तस्वीरों में छिपा है। जीत का जश्न वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन गुजरात में बीजेपी वाले गदगद हैं। जीत की खबर मिलते ही राजकोट में जश्न का माहौल बन गया। अब बीजेपी नेताओं को एक के बाद एक मिल रही जीत में अपना भविष्य चमकता दिख रहा है और कांग्रेस को लगता है कि यूपी के नतीजे चाहे जो रहे, गुजरात में पार्टी वापसी करेगी। हम तो 2019 और उसके बाद 24 और उसके बाद 29, हम तो आगे 10 साल तो निश्चित जीतते रहेंगे। तो फिर पंजाब की जीत भी तो होनी चाहिए, चित्रकूट की जीत भी तो है। चित्रकूट की जीत तो असेंबली की जीत है, और जो है पंजाब की गुरदासपुर की जीत जो है वो मध्य प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो अब वो 2 जीत भूल जाते हैं, एक जीत की बात करते हैं। हालांकि यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से साफ है कि बीजेपी शहरी वोटरों की पहली पसंद बनी हुई है, लेकिन निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार वापसी की है। चुनाव नतीजों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खेमे में थोड़ी निराशा है। 2012 में भी समाजवादी पार्टी के लिए नतीजे अच्छे नहीं थे और पार्टी के लिए 2017 में भी हालात ज्यादा नहीं बदले। हालांकि यूपी निकाय चुनाव में पहली बार सिंबल के साथ लड़ रही बीएसपी के खाते में
थोड़ी खुशियों की बरसात हुई। मेरठ और अलीगढ़ में मेयर का पद बीएसपी को मिला। यूपी में फर्क डालेगा। बहरहाल चुनाव के नतीजों पर सियासी पार्टियों के दावे अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन योगी राज के 9 महीनों बाद हुए निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी को झूमने का मौका जरूर दे रहे हैं। रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन, लखनऊ। अयोध्या से योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव का शंखनाद किया और नतीजों में अयोध्या, काशी, मथुरा बीजेपी के खाते में आए हैं तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं है। नतीजों पर क्या है केशव प्रसाद मौर्य की राय, ये जाना हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सबसे पहले आपको बधाई और उसके बाद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई। आपको भी बधाई है। जिम्मेदारियों को अपना कर्तव्य मान करके हमारी पार्टी और हमारे पार्टी का हर कार्यकर्ता, वह कार्यकर्ता रहे, वो जनप्रतिनिधि रहे, वो चेयरमैन रहे, वह मेयर रहे, वह विधायक रहे, सांसद रहे या मंत्री रहे या उप मुख्यमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है और इस जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य मान करके निभाएंगे। केंद्र, राज्य और शहर, अब सभी जगह आपकी सरकार है। आपने संकल्प पत्र दिया, विरोधियों ने कहा वो छल पत्र है, लेकिन उस संकल्प पत्र पर कैसे आप लोग खरे उतरेंगे, क्योंकि 2019 सामने। जिन्होंने छल पत्र कहा, जनता उनकी असलियत जानती थी कि ये छल करने वाले लोग संकल्प पत्र को अगर छल पत्र बता रहे हैं तो इनकी सोच कैसी होगी। और अगर हमने संकल्प पत्र विधानसभा के चुनाव में दिया था, उस संकल्प के आधार पर हमने काम करना प्रारंभ किया, तो ये हमारे प्रति जनता का विश्वास है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और उसके कारण से हमें विजय मिली है। मैं जनता को नमन करता हूँ। केशव जी, अयोध्या, मथुरा, काशी सब आपके पास आ गया है। अब तो पुरातन जो गौरव था और वैभव था वापस आएगा। तस्वीर कैसी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों? राम जी की जन्मभूमि पर अगर भाजपा का कमल खिला है तो आप समझ सकते हैं यह स्पष्ट संदेश है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कमल खिला है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर, जन्मस्थली पर अगर कमल खिला है तो स्पष्ट संदेश है कि कुछ अच्छा होने वाला। डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, सुखद समाचार बीजेपी के लिए स्थानीय निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया है, और उसके बाद ये कहते हुए कि जिम्मेदारी का एहसास है भारतीय जनता पार्टी को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी गदगद है और कईयों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई हैं। लेकिन इस चुनाव में कई चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए। कहीं बीजेपी मायूस हुई है तो कहीं कांग्रेस हाथ मलती दिख रही है। जीत का गुलाल है, जश्न का धमाल है। कोई खाली हाथ रह गया, किसी की झोली भर गई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर बीजेपी को गदगद कर दिया है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता झूम रहे हैं, आतिशबाजी में जुटे हैं। लेकिन चुनाव के नतीजों में थोड़ी खुशी है और थोड़ा गम भी, जिस पर मंथन आने वाले दिनों में होगा। जीत के जश्न में जुटी बीजेपी को शायद ही ये पसंद आए कि मुख्यमंत्री योगी के वार्ड में भी वो हार जाए। लेकिन गोरखपुर से बीजेपी के लिए ये हैरानी भरी खबर आई। सीएम योगी गोरखपुर के वार्ड नंबर 68 से वोटर हैं, लेकिन बीजेपी इस सीट पर चुनाव हार गई। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार नादिरा ने बीजेपी उम्मीदवार माया को 462 वोटों से हरा दिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में बीजेपी सभी 6 सीटों पर हार गई। मौर्य के गृह नगर पंचायत सिराथू में बीजेपी के प्रशांत कुमार को निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुमार सिंह ने 1640 वोटों से हरा दिया। बरेली निकाय चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने वार्ड नंबर 37 में सभा की, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को यहां भी हार मिली है। बीजेपी अगर इन सीटों पर मंथन करती दिखेगी तो कांग्रेस के लिए भी अमेठी और रायबरेली में सोचने समझने के लिए बहुत कुछ है। अमेठी की जायस नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया। गौरीगंज नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव एसपी ने जीता। कांग्रेस यहां चौथे नंबर पर रही। अमेठी नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं रायबरेली की ऊंचाहार नगर पंचायत में एसपी जीती। महाराजगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। डलमऊ नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही। जाहिर है कोई सोचे या ना सोचे, लेकिन यूपी निकाय चुनाव के नतीजों ने सभी के लिए कम से कम मंथन का सबक तो जरूर छोड़ा है।
टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीएसपी को भी एक नई ऊर्जा मिली है। बीएसपी बेशक दूसरे नंबर पर रही, लेकिन सूबे में एक बार फिर से खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने में कामयाब रही है। तो दूसरी तरफ अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती की नजर राजस्थान के उपचुनाव और लोकसभा चुनाव पर जा टिकी है। सियासी भागदौड़ तेज है और बीएसपी की तैयारियों को धार देने के लिए मायावती ने आज जयपुर में संग्राम छेड़ दिया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। माननीय श्री कांशीराम जी अमर रहे, अमर रहे। कुमारी मायावती। थोड़ी ललकार है। संकीर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी पार्टियों को केंद्र व राज्यों की सत्ता में आने से रोकना होगा। थोड़े सवाल हैं। आपको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात रही, आपकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है। और एक भरोसा है। हमारी रही सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश में इन वर्गों के लोगों के साथ साथ अन्य सभी समाज के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति भी नहीं होने दिया है। अपने सख्त तेवर के साथ मायावती एक बार फिर सियासी झंझावत पैदा करने में जुट चुकी हैं। राजस्थान में होने जा रहे उपचुनाव से पहले मायावती जयपुर पहुंची, लेकिन बीएसपी की नजर सिर्फ उपचुनाव पर नहीं, रणनीति राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी बनाई जा रही है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, तो सियासी विरोधियों पर भी सवालों की बौछार है। पूरे देश में यहाँ इन वर्गों के लोगों को भारतीय संविधान के तहत इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण व अन्य और जो भी सुविधाएं मिली हैं, तो ये सब देन यहाँ कांग्रेस, नेहरू, गांधी व बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी देन एकमात्र अकेले यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों ने बीएसपी को मुस्कुराने का मौका दिया है, लेकिन बीएसपी सिर्फ यूपी में ही नहीं, पूरे देश में एक विकल्प बनने की तैयारी में जुट गई है और इसके लिए बूथ मैनेजमेंट की अहमियत से मायावती अनजान नहीं। तो सियासी उठापटक के साथ राजनीतिक जमीन भी पुख्ता की जा रही है। मायावती के निशाने पर भाजपा और कांग्रेस तो रही, साथ ही आरएसएस की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। वहीं लोकसभा चुनाव समय से पूर्व कराने की भी आशंका जाहिर की। साथ ही मायावती ने कहा, अगर दलित और पिछड़ों का कोई कल्याण कर सकती है तो वह पार्टी है बसपा। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। निकाय चुनाव के नतीजों से कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन इन नतीजों का गुजरात चुनाव पर कितना असर पड़ेगा देखना होगा। इधर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की नर्मदा में हो रही रैली के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उसने एक नए विवाद को पैदा कर दिया है। खबर है कि जब गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की सभा में एक शहीद की बेटी मुलाकात करने के लिए पहुंची, तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे न सिर्फ अपमानित किया बल्कि उठाकर सभा से बाहर कर दिया। दरअसल नर्मदा में जब एक चुनावी सभा में के दौरान सीएम विजय रूपाणी मंच पर मौजूद थे, तभी एक महिला अपनी परेशानियों को लेकर सीएम से मिलने के लिए मंच पर जाने की कोशिश करने लगी और तभी वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इस मुद्दे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने तुरंत इस मसले पर ट्वीट कर दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भाजपा का घमंड अपने चरम पर। परम देशभक्त रूपाणी जी ने शहीद की बेटी को सभा से बाहर फेंकवाकर मानवता को शर्मसार कर दिया। 15 साल से परिवार को मदद नहीं मिली, खोखले वादे और दुत्कार मिली है। इंसाफ मांग रही इस बेटी को आज अपमान भी मिला। शर्म कीजिए, न्याय दीजिए। तो विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ट्रिपल तलाक पर एक बड़े कदम से जुड़ी खबर की। ट्रिपल तलाक को लेकर सरकार ने एक मसौदा तैयार कर लिया है, जिसमें जुबानी तलाक देने पर अब सजा का प्रावधान होगा। इस मसौदे को नाम दिया गया है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल। मसौदे के मुताबिक पत्नी को ट्रिपल तलाक देने वाले पति के लिए 3 साल की जेल का प्रावधान होगा। तो ट्रिपल तलाक देने पर 3 साल की सजा होगी। मसौदे के तहत जिस महिला को ट्रिपल तलाक दिया जाएगा वो अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अदालत जा सकती है, उसका दरवाजा खटखटा सकती है। हर तरह से तलाक बिद्दत
अवैध माना जाएगा इस विधेयक के आने के बाद। यानी कि जुबानी हो या फिर ईमेल के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, हर तरीके से तलाक गलत है। इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने इस पूरे मसौदे को तैयार किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस मसौदे में 3 तलाक देने वाले शख्स को गैर जमानती वारंट का सामना करना पड़ेगा। दोष साबित होने पर 3 साल जेल में बिताना होगा। साथ ही पीड़ित महिला को मुआवजे का हक दिया गया है, लेकिन यह कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता के एक नामचीन स्कूल में 4 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के ही टीचर ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। स्कूल के वॉशरूम में इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का आरोप लगा है। खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल में दाखिल कराया गया और इस घटना से अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हंगामे की ये तस्वीरें कोलकाता के एक मशहूर स्कूल की हैं, जहां 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने बीच बचाव किया। स्कूल में हुई इस घटना से हर कोई हैरान है। लोगों की जुबान पर बच्चियों की सुरक्षा का सवाल है। स्कूल में जगह जगह लगे ये पोस्टर तस्दीक करते हैं कि मासूम की सुरक्षा को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है। 2014 में भी इसी स्कूल में एक बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई थी। लोगों का आरोप है कि छात्राओं की सुरक्षा को लेकर स्कूल में कोई इंतजाम नहीं। हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किए हैं कि इसका सीसीटीवी लगाए, बच्चे लोग को जो परेशानी हो रही है ना होना चाहिए, लेकिन अभी तक 3 साल हो गया, ऐसा स्टेप कुछ नहीं लिया गया है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं। उधर स्कूल के प्रिंसिपल सख्त एक्शन की बात कह रही हैं। আমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করছি, আমাদের একটু টাইম দিন। আমরা এই ইনভেস্টিগেশনের যে ফলটা হবে সেটা তো আমাদের নিশ্চয়ই জানাবে, এন্ড আই ক্যান গিভ ইউ দ্য অ্যাসুরেন্স दैट वी विल गेट बैक टू द पेरेंट्स फॉर श्योर। पेरेंट्स का गुस्सा देखते हुए फिलहाल स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और कोलकाता पुलिस आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल में जुटी है। We are looking after all the aspects and we are talking with some people who are working there, and after investigation we'll be able to say further things. उधर इस मामले की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। लोग कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्कूल से लेकर पुलिस थाने तक प्रदर्शन तेज है। सन 2014 में इसी स्कूल में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई थी और अब ये दूसरी घटना है। जाहिर तौर पे अब बच्चों के माता पिता स्कूल से न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी टीचर को भी स्कूल से बर्खास्त करने की उन्होंने अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। गुरुग्राम में डेंगू के मरीज को 16 लाख के बिल का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था और इधर दिल्ली से एक और खबर आई। यहां पर एक बड़े अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला दिल्ली के शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का है। आरोप है कि जुड़वा बच्चों को मृत घोषित कर परिवार वालों को यहां लौटा दिया गया, जबकि एक बच्चे की सांसें चल रही थी। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। इस परिवार की आपबीती झकझोर कर रख देने वाली है। इल्जाम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके के मैक्स हॉस्पिटल पर लगे हैं कि जीवित बच्चे को मृत घोषित कर एक पार्सल में पैक कर दिया गया। इसी डिब्बे में मैक्स हॉस्पिटल वालों ने बच्चे को बंद कर परिवार वाले को सौंपा, लेकिन पैरों तले जमीन खिसक गई जब पार्सल के अंदर हलचल महसूस हुई, यानी बच्चा जिंदा है और दूसरे हॉस्पिटल में इसका इलाज भी चल रहा है। तो रास्ते में मधुबन चौक पड़ा, तो एक पैकेट के अंदर कुछ एक्टिविटी से हलचल की हुई, तो हमें शकवा में गए शायद कुछ क्या गड़बड़ है, तो बच्चा हिंसा रहा है। तो हमने वही पैकेट फाड़ा तो उसमें 2-3 पन्नी 2-3 कपड़े थे। तो बच्चा हमने जब निकाला तो बच्चा सांसें ले रहा था। फिर हमने देर ना करते हुए तुरंत बच्चे को हमने वहाँ पे एडमिट कराया। बच्चा अभी भी वहाँ पे सांसें ले रहा है और जिंदा है। जिंदा बच्चे को एक सील बंद पैकेट में बंद करने का जब ये मामला सामने आया तो हर कोई हैरान परेशान था। दरअसल 30 नवंबर की रात महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसमें से एक नवजात की मौत जन्म के फौरन बाद हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई थी।
परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे की जान बचाने के लिए मैक्स हॉस्पिटल ने करीब 50 लाख रुपए का खर्च बताया। परिवार वाले जैसे तैसे तैयार भी हो गए, लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए। बच्चे का इलाज शुरू हो पाता उससे पहले ही जिंदा बच्चे को अस्पताल के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। नर्सरी में इलाज करवाना है तो एक दिन का एक लाख रुपए खर्चा आएगा, तकरीबन आपका इसके ऊपर 50 लाख रुपए के आसपास खर्चा 3 महीने का आएगा, जब आपका ये बच्चा बच सकता। हम मिडिल क्लास आदमी हैं, इतना पैसा खर्च करने के लायक नहीं थे, फिर भी हमने कहा भी आप इलाज चालू करो, हम देखते हैं। हम इतने महंगे हॉस्पिटल में आए, उसके बाद में इन्होंने कुछ भी इलाज नहीं किया और दिन में 1 बजे हमारे को इन्होंने बुलाया और आप बोला आपका दूसरा बेबी भी डेड हो चुका है। एक तरफ जानलेवा लापरवाही और दूसरी ओर लाखों की डिमांड। परिवार वालों को बच्चों की मां की फिक्र है जो अब तक मैक्स अस्पताल में भर्ती है। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम सर्कमस्टांसेस डिटेल्स देकर जो नेग्लिजेंस का मामला जैसे आता है उसके बाद जो की लीगल कार्रवाई, एक तो वो और दूसरा साथ में कि कोई और तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं आ रहा है, इसके लिए लीगल एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है और दिल्ली पुलिस इसमें समग्र आकलन करके इसमें लीगल एक्शन इनिशिएट करेगी। देश की राजधानी में एक बड़े अस्पताल में इतनी संगीन लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। इन आरोपों पर मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से सफाई भी आई है, जिसमें जांच में सहयोग का दम भरा गया है। 22 हफ्ते की प्री मैच्योर बेबी को बिना लाइफ सपोर्ट के बाहर भेजने का मामला हमारी जानकारी में आया है। हमने संबंधित डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से छुट्टी पर भेज दिया है। हम मेडिकल स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं और जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। जांच कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इस मामले में न सिर्फ लापरवाही का खुलासा हुआ है, बल्कि बड़े अस्पतालों में होने वाले इलाज पर भी लोगों को शक हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दिल्ली सरकार से कहा है कि मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत दुखदायी विषय है और मैंने पहले कहा कि ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हर तरीके की एक्टिविटी को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने दिल्ली सरकार को यानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को कहा है कि इस बात का नोट किया जाए और इस पर तुरंत नेसेसरी एक्शन लिया जाए और नेसेसरी एक्शन में सारी चीज़ों की जानकारियां हासिल करके इस पर जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो बने। और इसी बीच बच्चे के परिवार वालों ने एक ऑडियो क्लिप जारी की। उनका दावा है कि फोन पर हॉस्पिटल वाले से उनकी बातचीत हुई है, लेकिन न्यूज़ नेशन इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। जी मैक्स हॉस्पिटल वाले लेबर रूम से बोल रहे हैं? हाँ, कौन क्या है? अच्छा मैडम, आपका नाम क्या है मैडम? इसलिए लगा। अच्छा मैडम, लेबर रूम का। अच्छा मैडम, दोनों बेबी मतलब क्या हुआ पूछो? जो आपने दोनों बेबी दिए थे, दोनों डेड हो चुके थे हमारे बेबी? हाँ हो गए थे। उसके बाद उसके बाद डॉक्टर आके चेक किया था ना, उसके बाद इनको आपको हैंड ओवर किया। अच्छा पहले तो अच्छा जी, पहले आपने चेक किया, फिर आपके डॉक्टर साहब ने चेक किया कि दोनों बेबी खत्म हो गए। मैडम डॉक्टर कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर है ना, डॉक्टर विशाल आके देखा था, फिर डॉक्टर यूपी मेहता भी आके देखा था। और आइए अब बात करते हैं दक्षिण भारत पर मंडरा रही ओखी नाम की आफत की। तमिलनाडु और केरल में ओखी नाम का चक्रवाती तूफान ने हाहाकार मचा रखा है और अब तक इस तूफान की वजह से यहां 8 लोगों की जान जा चुकी है, तो वहीं 50 से ज्यादा मछुआरे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तूफान के बाद वहां पर किस तरह का मंजर है और कैसे कुदरत का कहर इंसान पर आफत बनकर टूटा है। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हवाएं, समंदर से आसमान को छूता चक्रवाती तूफान, चारों ओर तबाही का मंजर। ये दस्तक है दक्षिण भारत में आए ओखी तूफान की, जिसकी सिर्फ आहट ने कई इलाकों में कहर बरपा रखा है। तूफान की तबाही ऐसी है कि लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए हैं, क्योंकि तूफान के बाद से अब तक कई मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं। लापता मछुआरों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। चक्रवाती तूफान ने पूरे दक्षिण भारत को हाई अलर्ट पर रख रखा है। ओखी ने जबरदस्त तबाही मचा रखी है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती ओखी 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लक्षद्वीप और मिनिकियो की तरफ बढ़ रहा है। अलर्ट को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी से हमने जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अगले आने वाले 2 दिनों तक 48 घंटों तक लक्षद्वीप में
फोरकास्ट किया हुआ है और हैवी टू वेरी हैवी रेन साउथ केरल और साउथ तमिलनाडु में अगले 24 घंटे तक होगी। एक्सपेक्टेड टू क्रॉस द लक्षद्वीप बाय 24 आवर्स ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है कि ये ओखी तूफान 2 दिसंबर को लक्षद्वीप से टकरा सकता है। हालांकि यहां पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड में भी कमी आने के आसार हैं। तूफान जिस तेजी से अरब सागर के साउथ में आगे बढ़ा है, उसने बीच में आने वाले शहरों में काफी तबाही मचाई है। आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी ने ही लोगों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी करती हैं। आंधी की चपेट में आने से कई पेड़, इलेक्ट्रिक पोल जमीन से उखड़ चुके हैं। कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। साइक्लोन ओखी से तमिलनाडु की दक्षिणी जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, पुडुचेरी, चेन्नई में भी तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कन्याकुमारी, तूतीकोरिन और रामनाथपुरम समेत राज्य के कोस्टल इलाकों में अगले 24 घंटे तक मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दक्षिण तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने भी स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए हैं। तूतीकोरिन के तट से दिख रही साइक्लोन की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, जिन्हें देखकर इस तूफान की रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही केरल के तट पर भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती देखी जा सकती हैं। तूफान से निपटने के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड पूरी तरह तैनात हैं। राहत और बचाव के लिए नेवी के 7 और कोस्ट गार्ड के 2 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। वहीं कोच्चि में नेवी के 5 शिप तैनात किए गए हैं। साथ ही 2 जहाजों को लक्षद्वीप में अलर्ट पर रखा गया है। वहीं तमिलनाडु के तटों पर एनडीआरएफ की 47 टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है। चेन्नई से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। तूफान ओखी को लेकर लगातार चेतावनियां दी जा रही है। प्रशासन ने मछुआरों को समंदर की उफनती लहरों से दूर रहने की सलाह दी है, तो नेवी और कोस्ट गार्ड भी रेस्क्यू में जुटे हैं। इतनी चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग मानो तूफान में जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। चेन्नई के नजदीक ही एक शख्स उफनती लहरों के बीच सेल्फी लेने के मकसद से समंदर के नजदीक तक पहुंच गया और नतीजा हुआ कि वो उफनती लहरों के बीच फंस गया। जैसे ही चारों तरफ लहरें नजर आई, उसका सेल्फी का भूत रफू चक्कर हो गया और ये खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगा। किसी तरह से एक पेड़ से चिपककर इसने लहरों से अपनी जान बमुश्किल बचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात एक ऐसे खुलासे की जो आतंक से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के रिश्तों और हाफिज के जहरीले इरादों का खुलासा करता है। यह खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले लश्कर के आतंकी मोहम्मद आमिर उर्फ अबू हमास को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के दौरान अबू हमास ने पाकिस्तान में आतंक से जुड़े कई अहम खुलासे सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने किए। हमारे इलाके में एक बंदा था कारी मोहम्मद अमीन, जो लश्कर के लिए चंदा वगैरह करता था। वो हमारे घर से भी चंदा लेने के लिए आता था। उसने मेरे वालिद साहब ने उससे बात की कि ये ड्रग एडिक्ट है, ड्रग लेता है, तो इसे आप अपने साथ कोई ट्रेनिंग करवाओ, इसे कोई दावत तबलीग पर लेके जाओ। तो वो मुझे कुछ दूसरे दिन का उसने कहा कि आप दूसरे दिन मुझसे मिलना। मेरे घर से 2 जोड़ी कपड़े के उठाए तो मुझे वो मिला जो मेरे स्टाफ के ऊपर। स्टाफ का नाम था अफरीदी बस स्टॉप। तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई जिसके ऊपर FIF लिखा हुआ था। उस एम्बुलेंस ने मुझे बिठाकर वो नूरियाबाद लेकर आए, जहाँ पर मेरे से पहले भी 10-15 लड़के बैठे हुए थे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। हमें वहाँ पर खाना पीना मुफ्त दिया जाता था। उसके बाद मैं घर वापस आ गया और घर वापस आने के बाद मैंने फिर से कबाड़ की दुकान चालू कर दी। फिर वही जो दुकान चला रहा था जिसमें मुझे लॉस हुआ, वो दुकान मेरी बंद हो गई। तो उसके बाद जो है ना कारी अमीन फिर एक दफ़ा चंदा लेने आया, मुझसे मिला तो उसने कहा कि आप दौरा आमा करने के लिए जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं पहले से बहुत नुकसान में हूँ, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं। उसने कहा मैं आपको पैसे दूंगा, आने जाने का किराया और वहाँ का खर्चा। तो उसने मुझे 4000 रुपये दिए और मुझे वहाँ से एक बस में बिठाया, जो 24 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं मानसेरा पहुँचा। और हमें AK-47 की खोल जोड़ ये चीज़ें हमें सिखाई गई। और वहाँ का जो मेन ट्रेनर था, जो मैं ट्रेन करता था, उसका नाम था अबू साद